नमस्ते, मैं अतुल कुलकर्णी। लोकमत नमस्ते यूट्यूब अतुल। में आपका स्वागत है। और अपने साथ जुड़े हैं महाराष्ट्र के इरिगेशन डिपार्टमेंट और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रधान सचिव एस चहल जी। चहल जी, आपका लोकमत की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से पेशेंट बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए एयरलाइंस ट्रैकिंग एक इम्पॉर्टेंट इशू बना था सबसे शुरू में कि एयरलाइन से लोग आ रहे हैं, उनकी वजह से पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो एयरलाइन ट्रैकिंग का काम कैसे किया गया महाराष्ट्र में? हाँ, सबसे पहले जब 11 मार्च को हमने नोटिफाई किया एपिडेमिक एक्ट भारत सरकार ने, उसके बाद में 22 तारीख, आपको ध्यान होगा, 22 तारीख को लास्ट फ्लाइट अब देश से बाहर गई और 23 को रात को 12 बजे लास्ट फ्लाइट, इंटरनेशनल फ्लाइट भारत में वापस आई। उसमें जो बम्बई का जो अपना टर्मिनल 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसमें करीब 70,000 लोग 1 मार्च और 22 मार्च के दरमियान बम्बई में लैंड हुए। उनका जो डेटा था वो हमने MHS से विनती करके जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनसे पूरा इनका 70,000 लोगों का डिटेल्स ले लिया, जिसमें उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल आईडी, उनका रेजिडेंशियल एड्रेस, उनका पूरा नाम। और उसमें से पाया गया करीब 49,500 लोग ऐसे हैं जो महाराष्ट्र से रहने वाले हैं। बाकी जो 20,000 लोग हैं वो गुजरात के, मध्य प्रदेश वगैरह के थे। वो हमने उन स्टेट्स को इन्फॉर्म कर दिया। और जो यहाँ उतर के जो वहां गए, और उनको ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने भी डायरेक्टली उन स्टेट्स को इन्फॉर्म कर दिया। हमारी जिम्मेवारी ये थी कि जो ये हमारे पास जो ये करीब 50,000 लोग आए हैं, इनको एक एक आदमी को ट्रेस करना, उनको कांटेक्ट करना और उनको चेक करना कि उनको कोई सिम्टम्स है या नहीं है। तो क्योंकि हमारे पास सबके फोन नंबर, सबका हाउस एड्रेसेस आ गए थे, तो हमने बंबई के लिए 24 जो वार्ड्स हैं, वार्ड ऑफिसर वाइज हमने स्क्वाड्स बनाए। स्क्वाड में हेल्थ वर्कर, एक पुलिस डिपार्टमेंट का कर्मचारी, एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ऑफिसर, एक वार्ड का ऑफिसर, ऐसे 4 लोगों का टीम बनाया, उनको गाड़ी दी। ऐसे 226 स्क्वाड्स बनाए और उन स्क्वाड्स के द्वारा घर घर जाके हमने लोगों को चेक किया और जहां पे सिम्टम्स पाए गए उनको हमने गवर्नमेंट क्वारंटाइन में शिफ्ट किया। और इसी तरह जो बाकी रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र है, जो बाकी 26 महानगर पालिका हैं महाराष्ट्र में और 34 कलेक्टर्स हैं बंबई और सबअर्बन कलेक्टर छोड़ के, उनको भी हमने ये गूगल ड्राइव क्रिएट करके ऑनलाइन रियल टाइम बेसिस पे सब डेटा पास ऑन किया। और रियल टाइम डेटा पे एवरी मिनट वो अपडेट हो रहा था। वहां पे भी स्क्वाड्स बनाए, जैसे पूना में 220 स्क्वाड्स बनाए गए। करीब 24,000 लोग पूना में थे। तो इन लोगों को हमने 50 के 50 लोगों को हमने 4,000 लोगों को ट्रेस किया और उसमें से तकरीबन 500 के ऊपर लोग पाए गए जो कोविड पॉजिटिव थे। नहीं, लेकिन इसके साथ ही एक तबलीग का इशू सबसे बड़ा हो गया, निजामुद्दीन चौक वाला। वहां से भी बहुत लोग आए, वो ट्रेस नहीं हो पाए, उनकी वजह से कोरोना फैल गया। ये बातें हो रही है, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? हाँ, तो तबलीग का जो इशू आया वो अप्रैल के 1-2 अप्रैल को हमारे सामने आया जी। उसमें हमें डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो महाराष्ट्र हैं, पुलिस महासंचालक, तो वहां से मुझे एक लिस्ट दी गई जिसमें करीबन 4,600 केस थे, 4,609, और ये 3 डिफरेंट लिस्ट आई थी ओवर 1 वीक। तो उसमें क्योंकि उन्होंने सेल टावर से इनके डेटा निकाला था, तो सेल टावर से जब इनका फोन नंबर मिल गया तो वहां से फोन नंबर से इनका घर का एड्रेस, इनका नाम और इनका सारा पता मिल गया, कौन सी स्टेट के रहने वाले हैं। तो जो महाराष्ट्र केसेस थे वो हमें फॉरवर्ड किए गए जी। तो हमने उसी तरह से जो हम पहले स्क्वाड्स बनाए थे एयरलाइंस के लिए, उन्हीं स्क्वाड्स को यूज करके हमने इसमें से 4,609 में से 4,603 लोगों को हमने कैप्चर किया। और उसमें से जो पूरे सब लोग आपने आइडेंटिफाई कर लिए? इनको 100% लोग हमने आइडेंटिफाई किए और इनको हमने गवर्नमेंट क्वारंटाइन में शिफ्ट किया। और उसमें करीब 540 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, और जिनके कारण एयरलाइन से जो पॉजिटिव केसेस हुए और कुछ यहाँ से हुए, इसके कारण थोड़ा आगे फैलाव हो गया महाराष्ट्र में पॉजिटिव केसेस का। अच्छा, लेकिन तबलीग की वजह से ज्यादा कोरोना फैल गया, ये बात हो रही है। उसमें से ये जो 4,600 आप फिगर बता रहे हैं, उसमें से कितने लोग पॉजिटिव निकले और उनकी वजह से कितने लोगों को हो? टोटल जो सिर्फ 10% लोग जो हैं जी, वो तबलीगी से पॉजिटिव निकले हैं। तो बहुत बड़ा फिगर नहीं है। इट इज ओनली 10%, 10% जो है टोटल केसेस वो तबलीगी से आए। दूसरा एक था कि महाराष्ट्र में लो रिस्क और हाई रिस्क के ऊपर बातें हो रही थी, तो हर नई केस के लिए इसको कैसे मॉनिटर करते गए आप? उसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मुझे जिम्मेवार बनाया था कि जैसे तबलीगी का ट्रेसिंग करना है या एयरलाइन का ट्रेसिंग करना है या
जो भी नया पॉजिटिव केस सामने आता है उसके कुछ ही घंटों के अंदर, विद इन 6 आवर, 6 घंटों के अंदर अंदर उनके हाई रिस्क कंटैक्ट, लो रिस्क कंटैक्ट की यादी तैयार करनी, लिस्ट तैयार करनी, और लिस्ट तैयार करने के बाद में स्क्वाड्स भेज के उन लोगों को कंटैक्ट करना, उनको क्वारंटाइन करना, अगर सीरियस है उसमें से उसको गवर्नमेंट क्वारंटाइन करना, नहीं तो होम क्वारंटाइन करके स्टैंपिंग करना, और उसके अलावा उनको मॉनिटरिंग करना कि उनकी तबीयत कैसी है, ताकि वो वहां से आगे ये वायरस फैल ना सके। और आपको मालूम है कि वायरस को अगर इसको कंटेन करना है तो जितना जरूरी क्वारंटाइन है उससे इंपॉर्टेंट है ट्रेसिंग। अगर हम कंटैक्ट को ट्रेस कर लेंगे तो वायरस को हम फैलने से बचा सकते हैं, उसको कंटेन कर सकते हैं, और कंटेनमेंट ही सबसे बड़ा इसका अपने पास हथियार उपलब्ध है। उसके लिए हमने हमारे सभी जो कलेक्टर्स हैं महाराष्ट्र के 34 कलेक्टर्स और 27 महानगर पालिका कमिश्नर्स हैं, उनको मैंने एक पर्सनल गूगल ड्राइव पे उनको मैंने ऑनलाइन किया अपने पास, और उनको बताया कि ये हमारी कार्रवाई शुरू हो गई थी 24 मार्च से जी, आज भी ऑनलाइन चल रही है। तो उसमें हमने उनको बताया कि जैसे ही आपके पास नया केस आएगा, पहला आपने जो टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद में पॉजिटिव केस आता है तो आपने इमीडिएटली हमारी गूगल ड्राइव पर उसको लोड करना है, उसका नाम, उसका फोन नंबर, उसका डिटेल्स, उसका आरोग्य सेतु पे ऐप डाउनलोड करना है जी। उसके बाद में उसके जो हाई रिस्क कंटैक्ट्स, लो रिस्क कंटैक्ट्स हैं, वो पिछले 14 दिन तक वो कहाँ गए थे और किन किन से मिले थे, वो कंटैक्ट्स की लिस्ट बना के हमारे स्क्वाड्स द्वारा उनको ट्रेस करना, और सभी जो कंटैक्ट्स हैं उनको आरोग्य सेतु डाउनलोड करके उनकी हेल्थ की मॉनिटरिंग करना। अभी तक कैसे हम करीबन 3.5 लाख कंटैक्ट्स को हम ट्रेस कर सके हैं, और हर नया केस जब आता है रफली उसमें 40 से 50 कंटैक्ट्स पैदा हो जाते हैं। उसमें उसके ऊपर भी काम चालू है। हाँ, उसमें से भी बहुत से लोग अभी पॉजिटिव पाए गए हैं, जो स्पेशली जो हाई रिस्क कंटैक्ट हैं। किसी घर में या किसी स्लम में एक पति को अगर हो गया है तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को, उसके माता पिता को भी ये पॉजिटिव होएगा, और ऐसे केसेस आ रहे हैं। तो आज अगर महाराष्ट्र में 15,000 केसेस हैं तो हमने उसके इंडेक्स केसेस बनाए हैं कि कितने एयरलाइन से इंडेक्स थे, कितने तबलीगी के इंडेक्स थे, कितने इंडेक्स ऐसे हाई रिस्क कंटैक्ट से बने, वो हमारे पास कुछ डेटा हमने इकट्ठा किया है, जिससे मालूम चल जाए कि इसका जड़ कहाँ है, और जड़ से हम पकड़ेंगे उसको और उसको कंटैक्ट ट्रेस करेंगे तो वायरस को हम फैलाने से बचाएंगे। दूसरा, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पेशेंट आज आइडेंटिफाई हो रहे, मिल रहे, तो इनका हॉस्पिटल मैनेजमेंट एक सबसे बड़ा इश्यू है। तो हॉस्पिटल में उनको एडमिट करना है, किसी को आइसोलेशन करना है, किसी को क्वारंटाइन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखना है, और उनकी ट्रीटमेंट करनी है। इसके बारे में मैनेजमेंट कैसी की गई? उसके लिए गवर्नमेंट ने मुझे ये जिम्मेदारी दी थी कि जितने भी महाराष्ट्र में 36 जिले हैं और 34 जिले हो जाते हैं कि बम्बई 2 जिले DMC में आ जाता है, तो जो 36 में से 34 डिस्ट्रिक्ट्स और 27 जो महानगर पालिकाएं हैं महाराष्ट्र में, इसमें प्रत्येक जुरिस्डिक्शन में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, चाहे सरकारी हैं, चाहे प्राइवेट हैं, चाहे मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं, चाहे सिविल सर्जन के अंडर हैं, PSCs हैं, इनका 4 कैटेगरीज में इसका वर्गीकरण करना बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। कारण जब ये कोविड फैलने लगा तो आम आदमी को पता नहीं चल रहा था वो कहाँ जाए वो और किस हॉस्पिटल में जाए, और जब वो उसको कोई सिम्टम आते थे और वो एक किसी हॉस्पिटल को अप्रोच करने की कोशिश करता तो उसको बार बार दूसरे हॉस्पिटल, तीसरे हॉस्पिटल में डाइवर्ट किया जाता था, और कभी इस केसेस में कुछ डेथ्स भी हो गई थी। इसलिए गवर्नमेंट को ये ध्यान में आया कि हॉस्पिटल्स का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, अदरवाइज इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो सकती है जी। इसके अलावा जिनको कोई सिम्टम नहीं है, जिनको नॉर्मल बीमारी है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी ने डायलिसिस करवाना है जो कोविड पॉजिटिव नहीं है, या किसी को डायरिया हो गया, किसी को अपेंडिसाइटिस का काम हो गया, या किसी को और कोई पेन है जिसका कोई लेना देना नहीं है कोविड से, उन लोगों को भी परेशानी पैदा होगी, हम कहाँ जाएं। सही है। तो इसके लिए हमने महाराष्ट्र भर में एक टाइप प्लान तैयार किया कि हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और हर म्युनिसिपल कमिश्नर, उनको हमने सूचना दी कि आप अपने हॉस्पिटल को 4 कैटेगरी में डिवाइड करिए। ओके। पहली कैटेगरी रहेगी कोविड केयर सेंटर, CCC। कोविड केयर सेंटर हमने बोला कि ये सब होटलों में या गवर्नमेंट के हॉस्टलों में या गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स में खुलेंगे, जहां पे कम से कम 50 से 100 बेड्स होने चाहिए, और वहां खाने की व्यवस्था होनी चाहिए और लोगों के रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। ओके। वहां हमने बोला कि अगर कोविड जो केयर सेंटर है, भले ही यहाँ पे एक BMS डॉक्टर रहे और एक नर्स रहे चलेगा, उसमें जो भी अगर किसी पेशेंट को, अगर किसी सस्पेक्टेड आदमी को थोड़ा सा लाइट सिम्टम है, माइल्ड सिम्टम्स हैं, तो वहां आ सकता है, वहां उसका स्वैब लिया जाएगा
और उसको वहाँ रूम दिया जाएगा जब तक उसका रिजल्ट आता नहीं है। अगर उसका रिजल्ट नेगेटिव आ गया तो उसको घर जाने की परमिशन मिलेगी, नहीं तो 14 डेज तक वहीं उसका ट्रीटमेंट होएगा, ड्रग प्रोटोकॉल जो है, और 14 डेज के बाद उसका टेस्ट वापस होएगा। अगर वो नेगेटिव हो जाता तो उसका डिस्चार्ज हो जाएगा, नहीं तो कंटिन्यू करेगा। और इस पीरियड के दरमियान अगर उसकी तबीयत बिगड़ती है, उसके सिम्टम्स बढ़ते हैं, सडनली उसका गला ज्यादा खराब हो जाता है, बुखार तेज हो जाता है, उसको सांस लेने में दिक्कत आती है, तो ये सभी सेंटर्स में एम्बुलेंस 24/7 लिंक रहेगा। और वो एम्बुलेंस इमीडिएटली जो जिसकी तबीयत बिगड़ रही है उसको जो हमारा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है वहां ट्रांसफर हो जाएगा वहां। और दूसरी कैटेगरी थी डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल की। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर महानगर पालिका में डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाए गए हैं। वहां पे 4 कंडीशंस थी। वहां पे आईसीयू होना जरूरी है, वेंटिलेटर जरूरी है, ऑपरेशन थिएटर जरूरी है, और डायलिसिस मशीन जरूरी है, और इसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी होना चाहिए, ताकि एक आदि कोई प्रेग्नेंट महिला है, उसने डिलीवरी उसका 2-3 दिन बाद है, वो पॉजिटिव हो गई, वहां आईसीयू में एडमिट हो गई, तो वो गायनेकोलॉजिस्ट होना चाहिए, उसकी वहां ऑपरेशन थिएटर में डिलीवरी होनी चाहिए। नहीं ऐसे ना हो कि दूसरे कारण से उसकी डेथ हो जाए। ऐसी अगर किसी कोई हार्ट पेशेंट है उसको अचानक एंजियोप्लास्टी की गरज पड़ जाती है तो वहां पे कार्डियोलॉजिस्ट होना चाहिए, ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए। ऐसे कोई पेशेंट अगर आता है कि उसको डायलिसिस की प्रॉब्लम है तो उसका डायलिसिस लगातार होना चाहिए वीकली बेसिस पर, वहां उसके अंदर उसको बाहर ना जाना पड़े, क्योंकि बाहर जाने के बाद वो वायरस फैल जाता है। तो सेकंड कैटेगरी हमने ऐसी क्रिएट की हर महानगर पालिका में और हर कलेक्ट्रेट में। और इसके अलावा तीसरी हमने कैटेगरी क्रिएट की डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर्स। ये सभी हॉस्पिटल्स हैं जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है, वो भी सभी हॉस्पिटल्स हैं, जो सेंटर्स हैं वो होटल्स या हॉस्टल्स हैं। ये तीसरी कैटेगरी में जिन लोगों को माइल्ड सिम्टम्स हैं, उनको हल्का बुखार है या हल्का गला खराब है, वो वहां डायरेक्टली वहां आ सकते हैं। वहां उनका स्वैब लिया जाएगा, वहां पे एमबीबीएस डॉक्टर रहेगा, वहां स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमने नहीं रखा है क्योंकि हमें को मेडिकल स्टाफ को बड़ा ध्यान से यूज करना है। और ये बड़ा प्रेशियस रिसोर्स है हमारे पास, इनको हम वेस्ट नहीं कर सकते। तो वहां एक एमबीबीएस डॉक्टर और एक नर्स को रखा गया कि उसको, और वहां ऑक्सीजन फैसिलिटी का बंदोबस्त किया। वो ये सभी हॉस्पिटल्स हैं ये कैटेगरी वाले। अगर किसी आदमी की माइल्ड तबीयत खराब है, सांस लेने में दिक्कत है, तो उसको हम ऑक्सीजन देके वहीं स्टेबलाइज कर सकते हैं। और उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ती है तो वहां पे भी एम्बुलेंस लिंक रहेगी जो उसको मेन हमारा जो कोविड हेल्थ डेडिकेटेड हॉस्पिटल वहां ले जाएगी। ये 3 कैटेगरी के अलावा हमने जो चौथी कैटेगरी करी है, इसके अलावा जो डॉक्टर हॉस्पिटल बचते हैं डिस्ट्रिक्ट में या महानगर पालिका में, चाहे वो प्राइवेट हैं चाहे गवर्नमेंट के हैं, उनको हमने नॉन कोविड डिक्लेयर कर दिया कि वहां पे जिनको कोविड का इशू नहीं है, नॉन जनरल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, वो वहां जा सकें। और हमने क्या किया, हमने सभी कलेक्टर्स और सभी म्युनिसिपल कमिश्नर को बोला कि आप अपनी लोकल टीवी केबल, अपने न्यूज़पेपर्स में जाहिरात दीजिए, और ये जो हमने प्लान बनाया, प्रत्येक हॉस्पिटल का एड्रेस, वहां कॉन्टैक्ट नंबर, वहां डॉक्टर का नाम, वहां पे कैपेसिटी कितनी है, इस तरह का पूरा चार्ट बना के हमने हर कलेक्टर से प्राप्त किया। मास्टर कॉपी मेरे पास है और उसकी कॉपी सब कलेक्टर्स के पास है, और उनको बोला कि आप इसको पब्लिसाइज करके, पब्लिसिटी देके हर नागरिक तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे, ये व्यवस्था करिए, क्योंकि कोविड की फाइट की अपने को अभी काफी लंबे समय तक लड़ने की उम्मीद है। इसलिए उस हिसाब से हमने ये लॉन्ग टर्म प्लान बनाया है। नहीं, हॉस्पिटल की बात हो रही है तो एक वेंटिलेटर की भी बात अक्सर आती है कि वेंटिलेटर हमारे पास कम है, या वेंटिलेटर पेशेंट को लगते हैं लेकिन उसके ऊपर दिक्कत होती है, वेंटिलेटर नहीं है। आज की डेट में महाराष्ट्र में जितने भी पेशेंट्स हैं उसमें कितने वेंटिलेटर पे है और उसका स्टेटस क्या है? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हर जगह पे ये वेंटिलेटर की बात चलती है कि देश में वेंटिलेटर नहीं है, यहाँ वेंटिलेटर कम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के दिन जब हम आपसे बात कर रहे हैं, आज 6 मई को करीबन 15,000 केसेस महाराष्ट्र में, 15,000 थोड़ा कम है, बम्बई में 9,900 कुछ हैं, रेस्ट ऑफ स्टेट में 5,500 हैं। सो अराउंड 15,000 इस टाइम हमारे पास पॉजिटिव केसेस हैं। इस टाइम परसों हमने जो अड़ावा लिया था फ्राइडे को, उसमें सिर्फ 62 केसेस क्रिटिकल थे स्टेट में, और वो 62 लोग वेंटिलेटर पे थे। मतलब कि 15,000 में सिर्फ 62 वेंटिलेटर यूज में आ रहे हैं। और इस रेशियो से अगर 1 लाख पेशेंट भी हो जाएं तो वेंटिलेटर की जरूरत 200-300 से ऊपर जाने वाली नहीं है। बराबर है। ये नहीं है कि 1 लाख के लिए कि हमें 10,000 वेंटिलेटर लगेंगे। तो ये भी एक जो गैर समझ दूर करने की बात है कि आज महाराष्ट्र भर में जो वेंटिलेटर हैं इतने हमारे पास उपलब्ध हैं कि आज अगर 2 लाख 3 लाख केस भी आ जाए तब भी हमारे वेंटिलेटर पूरी मात्रा में हैं, क्योंकि इसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है। उदाहरण के लिए आज 15,000 में सिर्फ 62 वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है पूरे महाराष्ट्र भर में। पूरे महाराष्ट्र में। दूसरा एक बात आती है, जैसे आपने कंटेनमेंट के बारे में बोला कि कंटेनमेंट जोन का कई लोग ऐसे बोल रहे हैं उनको होम घर में रहने के लिए बोला है, या इंस्टीट्यूशनल
किया है, तो ये कंटेनमेंट जोन की पॉलिसी किस तरीके से बनाई गई? बात ऐसी हो रही है कि वो एरिया सील किया है ऐसा बोला जाता है, फिर भी लोग बाहर घूमते हैं, तो इसके ऊपर पाबंदी कैसे हो? हाँ, गवर्नमेंट ने ये भी जिम्मेदारी मेरे पर दी है महाराष्ट्र भर की कि जो कंटेनमेंट जोन का मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग कैसे किया जाए। बेसिकली कंटेनमेंट जोन आज जो महाराष्ट्र में है, करीबन 2900 कंटेनमेंट जोन महानगर पालिका मुंबई के क्षेत्र में है और 650 के आसपास कंटेनमेंट जोन बाकी रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में है। 3500 के आसपास कंटेनमेंट जोन है आज। और ये जो कंटेनमेंट जोन है, लगभग 80% कंटेनमेंट जोन स्लम एरियाज में है और 20% नॉन स्लम एरिया में। अगर एक बम्बई का एक बिल्डिंग है 5 स्टोरी की, उसमें अगर दो केसेस आ गए तो हम बिल्डिंग को कंटेनमेंट कर देते हैं। तो ऐसी वो मिडिल क्लास और या अपर क्लास सोसाइटी की वो बिल्डिंग्स हैं। पर 80% जो कंटेनमेंट जोन्स हैं वो स्लम एरियाज में बनाए गए हैं। मैं एक में थोड़ा क्लियरिटी चाहूँगा कि जैसे आपने बिल्डिंग की बात कही, लोग कहते हैं कि उतना एरिया कंटेनमेंट किया है, इसका मतलब वो पूरे एरिया में जाना नहीं, या बिल्डिंग कंटेनमेंट की तो उसके आजू बाजू की बिल्डिंग का क्या होगा? हाँ, तो इसमें 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो कंटेनमेंट जोन हमने जब डिमार्केट किया है तो स्लम एरिया में हमने ये एक फिक्स पॉलिसी की है कि अगर किसी भी घर में अगर एक कोई पॉजिटिव आ जाता है और उसके घर में 4 या 5 या 6 और मेंबर्स हैं तो उनका कंपलसरी गवर्नमेंट क्वारंटाइन करना है। उनको वहाँ पे वापस छोड़ना नहीं है स्लम एरियाज में, क्योंकि वो इतनी कम छोटे एरिया में रहते हैं। उनका 100 स्क्वायर फुट या 200 स्क्वायर फुट का घर है और वहाँ अगर 5-6 लोग हैं तो उनका इतना क्लोज इंटरेक्शन था। तो हमारा मानना है कि अगर एक पॉजिटिव तो बाकी पॉजिटिव आने वाले हैं। बहुत हाई रिस्क है वो, आई वुड से वेरी हाई रिस्क। तो उनको सभी को होम क्वारंटाइन नहीं करना, सभी को गवर्नमेंट क्वारंटाइन करना। जो हमने अलग अलग गवर्नमेंट क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए हुए हैं बम्बई में, 25,000 के आसपास उसकी कैपेसिटी है। और उसके अलावा एरिया डिमार्केट कर देना कि वो जो पर्टिकुलर झोपड़ी आई है या जो स्लम है या हाउस है कंटेनमेंट जोन में, उसका करीब उसके आसपास 100 मीटर बाय 100 मीटर या 200 मीटर बाय 200 मीटर उसके अंदर टॉयलेट भी होना चाहिए। ये सारा ध्यान में रखते हुए उसका एक कंटेनमेंट जोन तैयार करना। उसके बाद में कंटेनमेंट जोन में जो हमारा इस्लामपुर पैटर्न है सांगली का, उसका ये है कि उसके अंदर सब कुछ बंद कर देना। ग्रोसरी शॉप भी नहीं चलना चाहिए उसके अंदर, केमिस्ट शॉप भी नहीं चलना चाहिए। एक हेल्पलाइन नंबर हो, अगर किसी को जरूरत है ग्रोसरी की या मेडिसिन की तो उसको होम डिलीवरी दी जाएगी एनजीओ द्वारा या गवर्नमेंट के स्टाफ द्वारा। और टोटल और उसमें उस कंटेनमेंट जोन में ना कोई अंदर आए ना कोई बाहर जाए, टोटल सील करना बहुत जरूरी है। जो मुंबई में फायदा हो गया, उसका बहुत जगह फायदा होगा। इस्लामपुर में ऐसा हुआ कि एक ही परिवार के 25 लोग पॉजिटिव आए, आज 25 के 25 डिस्चार्ज होकर नेगेटिव होकर घर चले गए और आज पूरा सांगली डिस्ट्रिक्ट वायरस फ्री हो गया। 0 केस है पूरे सांगली डिस्ट्रिक्ट में। अगर ऐसा कंटेनमेंट जोन ना बनाते तो वायरस पूरा फैल जाता हो। तो मुंबई में इस तरीके का कंटेनमेंट होने में क्या दिक्कत है? मुंबई में अपनी चैलेंजेस हैं। हमारी कोशिश है कि इस्लामपुर की तरह मुंबई में भी हर कंटेनमेंट जोन उतना ही सख्त बनाया जाए, परंतु यहाँ एक तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत हाई है और एक लोग इतने छोटे छोटे घरों में 10-10 आदमी एक रूम में रहते हैं, उनको एकदम पैक करके रखना बहुत दिक्कत आ जाती है। हम पूरा कोशिश कर रहे हैं परंतु उतनी सफलता नहीं मिल पा रही है जितनी हमें सांगली जैसे इस्लामपुर में मिली थी। परंतु उसमें हमने एक और काम शुरू कर दिया है। कंटेनमेंट जोन में अभी हमने मेडिकल जो हमारे वर्कर्स हैं महानगर पालिका मुंबई के, उनको हम घर घर भेज रहे हैं विद मोबाइल एक्सरे इक्विपमेंट। और एक तो उनको सबको हम हाइड्रोक्लोरोक्विन दे रहे हैं कंटेनमेंट जोन के अंदर, दूसरा उनका हम चेस्ट एक्सरे ले रहे हैं। और स्पेशली जो 50, 55, 60 साल के या उसके ऊपर के जो व्यक्ति हैं उनका हम चेस्ट एक्सरे लेते हैं। तो अगर जिसका चेस्ट एक्सरे में डाउट आता है उनको हम इमीडिएटली वहां से निकाल के हम उनको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं ताकि उनकी जो कोर मॉर्बिडिटी कंडीशंस हैं उन डेथ होने से बच जाए। ओके दोस्तों, ये वैचल साहब आखिरी में आपको ये पूछना चाहूँगा कि ये जिस तरीके से फैलाव महाराष्ट्र में होते जा रहा है जी, उसके ऊपर सरकार के बारे में बाजू उसकी तरफ से भी बातें होती है, अपोज में भी बातें होती है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार इसको सख्ती से निपटाने के लिए कितने कारगर कदम उठा रही है? इसमें आप देखेंगे कि एक इसमें जो स्टैटिस्टिकल जिसको अंडरस्टैंडिंग या स्टैटिस्टिकल मिसअंडरस्टैंडिंग बोलते हैं जी, वो एक बहुत जरूरी ये है कि महाराष्ट्र में देश में सबसे ज़्यादा टेस्ट हुए हैं। आज बम्बई में करीब 90,000 टेस्ट और महाराष्ट्र में 1.5 लाख टेस्ट हुए हैं। ओके। और ये 1.5 लाख टेस्ट होने के बाद में ही 15,000 केस हमारे सामने आए हैं। अगर इसकी आप तुलना करिए एक दूसरे दिल्ली से जहाँ पे सिर्फ 25,000 टेस्ट हुए हैं,
या पंजाब यहाँ सिर्फ 3000 टेस्ट हुए हैं, या हरियाणा जहाँ 2000 टेस्ट हुए हैं और यहाँ 1.5 लाख टेस्ट हुए हैं। ये भी एक कारण है कि यहाँ पे आंकड़ा इतना बड़ा नजर आता है। नहीं, आज भी दिल्ली से एक खबर ऐसी आई है कि दिल्ली में 1 लाख लोगों के पीछे 4,000 टेस्ट हुए हैं, महाराष्ट्र में 1 लाख लोगों के पीछे सिर्फ 1500-1400 टेस्ट हुए हैं। ये कितना सच है? हाँ, नहीं, ये फिगर बहुत ज्यादा है, क्योंकि जिस दिन मेरे पास जो परसों पिछले फ्राइडे का आंकड़ा था, उस टाइम मुंबई में जब 76,000 का फिगर था, दिल्ली का 22,000 का फिगर था उस दिन। ओके, तो मतलब हम 4 टाइम्स 400% टेस्ट हमारे बॉम्बे में ज्यादा दिल्ली के मुकाबले। और अगर आप समुद्र में अगर बड़ा जाल फेंकेंगे तो ज्यादा मछलियां फंसेंगी। ऐसी अगर ज्यादा टेस्ट करेंगे तो ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आएंगे। अगर महाराष्ट्र ने अगर ये 1.5 लाख की जगह सिर्फ 10,000 टेस्ट किए होते तो हम भी कहते हैं हमारे पास 100 केस हैं। तो एक्चुअली हमने मेहनत बहुत की है और इस मेहनत का फल हमें पक्का मिलेगा। दोस्तों, ये थे महाराष्ट्र के प्रधान सचिव नगर विकास विभाग के और इरिगेशन विभाग के, जिनके पास सरकार ने 5 कामों की जिम्मेदारी दी है और वो बखूबी निभा रहे हैं। किस तरीके के काम उन्होंने किए आपके सामने रखे हैं, मैं लोकमत की तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।